नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपके लिए कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें लेकर आते हैं। साथ ही आपके लिए इंट्राडे पोजीशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी बेहतरीन कॉल्स देते हैं। इसके अलावा आपके लिए हाजिर बाजार की खबरों के साथ देश भर के मंडियों का अपडेट भी लेकर आते हैं। आज हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ धर्मेश भाटिया हैं एमिरेट्स एनबीडी से, साथ ही किशोर नारने साहब हैं मोतीलाल ओसवाल से, और वंदना भारती हैं एसएमसी ग्लोबल से। आप तीनों ही मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश पर स्वागत है। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें जिन पर आज आपको नजर रखनी चाहिए। एमसीएक्स गोल्ड की अगर बात करें तो 50,900 के आसपास कारोबार कर रहा है। 100 रुपए की गिरावट है। डॉलर इंडेक्स में आज मजबूती दिख रही है। बॉन्ड यील्ड में भी तेजी है। हालांकि रुपया काफी सुस्त है। आरबीआई के कदम के बाद भी रुपए में कोई किसी तरह की मूवमेंट अभी फिलहाल नहीं दिख रही है। चांदी की बात करें 62,000 के आसपास है। 200 रुपए से ज्यादा की गिरावट यहां पर है। हालांकि निचले स्तरों से अब चांदी में धीरे धीरे रिकवरी लौट रही है। क्रूड की बात करें तो चीन से मांग में बढ़ोतरी है की खबर से यहां पर कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है। $121 के ऊपर भी इंट्राडे में ब्रेंट क्रूड चला गया था। नेचुरल गैस मांग ज्यादा है, कम उत्पादन है। भाव एमसीएक्स पर 725 रुपए के आसपास है। कॉपर चीन से मांग को लेकर अभी भी अनिश्चितता बरकरार है और आज एमसीएक्स पर हल्की गिरावट के साथ 795 रुपए के नीचे कारोबार कर रहा है। जिंक मजबूत डॉलर से यहां पर दबाव दिख रहा है। 326 रुपए के आसपास एमसीएक्स जिंक कारोबार कर रहा है। एग्री मार्केट में मेहनता जहां पर मुनाफा वसूली आज भी दिख रही है। 1025 के आसपास यहां पर कारोबार हो रहा है। लेकिन कॉटन में अब वापस से आज खरीदारी दिख रही है। 45,600 रुपए के आसपास आधे से 0.25% की तेजी हम एमसीएक्स कॉटन में देख रहे हैं। हल्दी दायरे में है। एनसीडीएक्स पर भाव 8,050 के नीचे है। जीरा यहां पर भी बहुत ही सुस्त चाल दिख रही है। जून वायदा में 21,300 के आसपास कारोबार हो रहा है। धनिया में हल्की तेजी है, आधे % के आसपास की, 11,350 के आसपास। तो ये कुछ अपडेट कमोडिटी मार्केट के लिए। लेकिन चलिए अब लौटते हैं नॉन एग्री मार्केट में, जहां पर जिस तरह का एक्शन हम क्रूड में देख रहे हैं, क्या लग रहा है इस पर बात करते हैं। कच्चे तेल की तेजी थम नहीं रही है। किशोर सर, क्या लग रहा है कच्चे तेल की तेजी जिस तरह से $121 चला गया है, क्या लग रहा है आने वाले समय में $130 भी दिख सकता है क्या ब्रेंट का भाव? बिल्कुल विषमोहन, आई थिंक यहाँ पे 128 से 130 का तो लेवल्स पहले से ही ऑन द टेबल था। और हाल फिलहाल के लिए दो चीज़ है। वन इज दैट यूरोपियन बैन ऑन रशियन ऑयल, स्पेशली जो सीबॉर्न ऑयल के ऊपर, एंड जो इसका रिप्लेसमेंट जो है वो रेस्ट ऑफ द ओपेक कंट्रीज से आना चाहिए था, वो शायद तुरंत कुछ नहीं आ पाएगा। एंड फंडामेंटल्स फर्दर एंड फर्दर, जो डिमांड सप्लाई फंडामेंटल्स से फर्दर एंड फर्दर टाइटन होते जा रहे हैं। सो आई थिंक ओवरऑल अगर ये महीना अगर देखेंगे तो कुछ 18% के आसपास का ड्रॉप आ सकता है रशियन ऑयल का मार्केट से। एंड ओवरऑल इन्वेंट्रीज भी काफ़ी कम एक्सपेक्टेड है अभी। जो आज इन्वेंट्री नंबर्स आने वाला है तो आई थिंक उसमें भी काफ़ी हद तक इन्वेंट्री हम लोग गिरते हुए देख सकते हैं। तो फंडामेंटल्स अभी भी तेजी का है। अगर इंट्राडे में किसी को खरीदारी करना है तो 9,270 के आसपास जो लेवल्स अगर डिप्स मिलता है तो वहां पे खरीदारी करके चल सकता है। 9,370 इंट्राडे टारगेट्स रहेगा। बट आई थिंक इवन फंडामेंटली शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म, मतलब 10,300 10,500 तक भी आपको जगह है। तो आप यहाँ पे शॉर्ट नहीं करना चाहिए। थोड़ा बहुत जब भी गिरावट आता है, वाइड फ्लक्चुएशंस भी आ सकता है, बट वहां पे इसमें खरीदारी की तरह ही रुख अपनाना चाहिए। बट बेसिकली सेलिंग साइड नहीं होना चाहिए। सेल करके नहीं चलना है क्योंकि ट्रेंड पॉजिटिव है। जो करंट लेवल है 9,330 के आसपास है, 9,330 के आसपास है। अगर यहाँ से अगर 50-60 रुपए की गिरावट आए 9,270 के पास, 9,270 के आसपास, तो यहाँ पर खरीदारी के मौके देखे, अभी सेल करने से बचे, ऐसा किशोर जी मानते हैं। धर्मेश जी, आपको क्या लगता है? आपको लग रहा है कि क्रूड की ये तेजी अभी टिकेगी और आगे बढ़ेगी यहाँ से? देखिए विश्वमोहन जी, लास्ट ऑलमोस्ट 3 महीने से मैं इस शो पे कंटिन्यूस कह रहा हूँ कि इस प्रोडक्ट को आप मंदी मत करिए, इसमें तेजी है और एक्सपेक्ट करूंगा तेजी बरकरार रहेगी। और यही हो रहा है। आप देखिए हर गिरावट पे मार्केट में अच्छी खासी बाइंग आ रही है। अगर मार्केट 2% गिरता है तो उसके सामने 3% की बढ़त देखने मिल रही है। और प्राइस धीमी गति से, अच्छी रफ्तार से भी नहीं, धीमी धीमी गति से ऊपर जा रहा है। पिछले हफ्ते ऑलमोस्ट 8,800 8,700 के स्तर थे, ऑलमोस्ट आज 9, और अगर आप देखिए कंटिन्यूली 9,300 के स्तर आ चुके हैं। फंडामेंटली मार्केट में अभी भी स्क्वीज है, डिमांड हाई है। जून जुलाई हरिकेन सीजन कम, समर डिमांड रहेगा, तो मार्केट में काफी सपोर्ट है इसमें फंडामेंटली। और अगर आप देखिए तो जियोपॉलिटिकल टेंशन के कारण मार्केट में जो प्रीमियम रिस्क है, इसका रिस्क प्रीमियम वो काफी हाई है। तो मैं भी
एक्सपेक्ट करता हूँ कि 125 से 128 के स्तर, किशोर जी भी यही कह रहे हैं, मैं भी वही लेवल मुझे मेरे एंटिसिपेशन में है कि मार्केट 128 130 के स्तर आपको शीघ्र ही दिखा देगा। डोमेस्टिक मार्केट की बात करूं तो मैं रुपए में काफी बेरिश हूं। इनफैक्ट लास्ट एक साल से मैं कह रहा हूं कि मार्केट में रुपया और वीक होगा और 70 टू 80 के स्तर आपको शॉर्ट टर्म में देखने मिल सकते हैं, तो डबल इम्पैक्ट होगा एमसीएक्स प्राइस में। तो आपको 9,500 से 10,000 के स्तर भी दिखा सकता है। तो गिरावट में बाय की रिकमेंडेशन रहेगी। इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से भी मुझे लग रहा है कि अगर मार्केट 9,200 9,250 के स्तर आते हैं तो यहाँ पे आप इनिशिएट कर सकते हैं बाइंग को। 9,100 का स्टॉप लॉस रख के आप होल्ड करिए पोजीशन में। 9,500 के स्तर के लिए आप हफ्ते भर के लिए अपनी पोजीशंस रख सकते हैं। 9,500 के टारगेट के लिए आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं। पोजीशनल कॉल है धर्मेश जी की तरफ से। वंदना जी, अब आपको क्या लग रहा है ट्रेडर्स कैसे काम करें यहाँ पर? हालांकि वोलेटाइल काउंटर है, दोनों तरफ के रिस्क रहते हैं, क्या ऑप्शंस में भी कोई रणनीति बन रही है क्या? 9,500 के स्ट्राइक में काफ़ी अच्छे वॉल्यूम दिख रहे हैं, 9,300 के स्ट्राइक पर भी अच्छे वॉल्यूम है, क्या ऑप्शन में कोई रणनीति है या फ्यूचर्स में ही कुछ कॉल देना चाहेंगे आप? विश्वमोहन जी, 2-3 चीजें यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से वर्ल्ड बैंक का यहाँ पे डाउनग्रेड करके जीडीपी आया है, नॉर्मल सप्लाई सिनेरियो में एटलीस्ट $8-10 तक की गिरावट आनी चाहिए थी इतने बेरिश डेटा पे। इसके बावजूद भी यहाँ पे गिरावट नहीं है। रिफाइनरीज जो है वो फुल कैपेसिटी से काम कर रही हैं। तीसरी बात यह है कि थोड़ा सा अगर जग आता भी है तो वो अगर फिर से इंटरेस्ट रेट हाइक होता है, इस पे यहाँ पे आना चाहिए। और जहाँ पे आप ऑप्शंस की बात कर रहे थे विश्व मोहन जी, 9500 यहाँ ये जो कॉल ऑप्शंस है ये काफी लिक्विड है यहाँ पे, और इसको टारगेट करके हम कॉल खरीद सकते हैं। यहाँ पे मैं पुट खरीदने की यहाँ पे सलाह नहीं दूंगी। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जितना भी जो लोअर साइड है वहां से बाइंग यहाँ पे आएगा, तो 9500 का एक हम स्ट्राइक ले सकते हैं। यहाँ पे फ्यूचर्स की बात करूं तो मुझे लग रहा है कि 9450 से लेके 9500 फिलहाल के लिए ये एक रेजिस्टेंस जोन होगा यहाँ पे, जहां तक कि ये कमोडिटी ऊपर की तरफ जा सकती है। और समर सीजन है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे बाय और डिप की जो स्ट्रैटेजी है वही यहाँ पे अपना के चलना चाहिए। अगर ऑप्शन भी अगर खरीदना चाह रहे हैं तो आप 9,500 की कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं या फिर फ्यूचर्स में भी ट्रेड कर सकते हैं। तीनों ही जानकार बिल्कुल एक मत है, उनको लगता है कि यहाँ से तेजी ही दिखेगी, तो आप तेजी की ही पोजीशन यहाँ पर बना सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं गोल्ड और सिल्वर की। हालांकि एक रेंज में ही है लेकिन गिरावट ज़्यादा दिख रही है। एमसीएक्स गोल्ड की अगर बात करें तो 50,900 के आसपास फिलहाल है, 1,850 के आसपास कॉमेक्स है। धर्मेश जी, क्या लग रहा है यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर में? तो आप लगातार बेरिश कॉल ही दे रहे थे, क्या कायम है अपने इंटैक्ट है आपकी पोजीशन उसी तरह? डेफिनेटली मैं बुलियन में वीक हूं और एनर्जी में काफी बुलिश हूं, और यही आप देखिए मार्केट में यही स्ट्रैटेजी बन रही है और अच्छी खासी मुनाफा देखने मिल रहा है। डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो इतनी मंदी देखने नहीं आ रही, रीजन कि रुपया काफी डिप्रिशिएट हो चुका है। बट अगर आप रेकमेंड करूंगा, अगर देखिए पिछले हफ्ते ऑलमोस्ट 1875 के स्तर आपको सोने में अंतरराष्ट्रीय मार्केट में देखने मिले थे, फिर से मार्केट में $25-30 का आपको गिरावट आई है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि गिरावट जारी रहेगी। 1830 से 1825 के स्तर आपको देखने मिल सकते हैं। डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो फिर से 50,000 के स्तर मार्केट में आपको ब्रीच होते देख सकते हो आप। तो मैं गोल्ड में आपको रेकमेंड करूंगा कि अभी 50,900 के स्तर है, आप यहाँ पे फिर से बिकवाली करके चल सकते हैं। आपको ऑलमोस्ट 50,500 से लेके 50,000 के स्तर आपको देखने मिलेंगे। रही चांदी की बात, तो चांदी काफी सुस्त ट्रेड हो रहा है, काफी सीमित दायरे में है। $20 के इर्द गिर्द सपोर्ट कर रहा है, $21-22 तक मार्केट जा रहा है। मार्केट इसी 5-7% के रेंज में घूम रहा है। बट रेकमेंड रहेगी मेरी कि आप यहाँ पे उछाले पे आप बिकवाली करके चल सकते हो। डाउनसाइड लिमिटेशन ज्यादा नहीं है, मार्केट फिर से 60,000 के स्तर आपको ब्रेक करते दिखेंगे। बट काफी स्पेकुलेटिव कमोडिटी है चांदी, तो आप स्टिक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले। इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से 61,800 से 61,500 के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। किशोर सर, आपको क्या लगता है? हालांकि ऑप्शंस भी एक अच्छी रणनीति होगी, लेकिन गोल्ड में उस तरह के ये वॉल्यूम नहीं दिख रहे हैं जिस तरह से क्रूड में है, जिस तरह के ओपन इंटरेस्ट क्रूड ऑप्शंस में दिख रहे हैं। तो क्या फ्यूचर्स के साथ किस तरह से ट्रेड करना चाहिए आज? विश्व मोहन, यहाँ पे गोल्ड बहुत बड़ा डायरेक्शनलेस मार्केट है अभी, मतलब एकदम रेंज बाउंड मार्केट आप मान सकते हैं। मतलब आप $1,830 से लेकर $1,860-70 के बीच में काफी समय से है, और अभी भी उस रेंज से बाहर जाने का कुछ बड़ा वजह कुछ दिख नहीं रहा है मुझे। सो आई थिंक मोस्ट ऑफ द फैक्टर्स डिस्काउंटेड है। थोड़ा बहुत जो करेंसी फ्लक्चुएशन की वजह से जो मूवमेंट आ रहा है, सो मेरे हिसाब से यहाँ पे
इंट्राडे प्रोबेबली आप छोटा सा ट्रेड्स आई थिंक 50,700 750 में बाय करके 51,000 या 51,100 मतलब 250-300 रुपए के लिए बाइंग कर सकते हैं। बट अगेन एनीथिंग क्लोज टू 51,000 आता है तो वहां पे इसमें बिकॉली करके चल सकते हैं। नीचे में आप 50,600 50,500 के आसपास का लेवल। आई थिंक ये जो 500 रुपए का जो है विच इज वो जो रेंज है वो बरकरार रहेगा, नंबर 1। नंबर 2, ऑप्शंस में कुछ खास वॉल्यूम्स नहीं हो रहा है। थोड़ा बहुत आपको एनएससी कमोडिटीज में गोल्ड मिनी का ऑप्शंस का थोड़ा लिक्विडिटी मिलेगा, बट क्रूड का जो ऑप्शन है काफी मेच्योर हुआ है और बहुत ही इजी लिक्विडिटी वहां पे मिल रहा है। तो आई थिंक बिल्कुल अगर जिनको कमोडिटी ऑप्शंस ट्रेड करना है, एज ऑफ नाउ क्रूड एक ही विकल्प हो सकता है। ऑप्शंस के लिए क्रूड बेहतर है क्योंकि लिक्विड काउंटर अब होता जा रहा है, काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे वॉल्यूम भी बढ़े हैं तो वहाँ पर फ़ायदा होगा। लेकिन गोल्ड में उस तरह से ऑप्शंस में अभी तक भागीदारी नहीं दिख रही है। वंदना जी, आज किस तरह से ट्रेड करना चाहिए? जैसे किशोर सर बोल रहे थे कि काफ़ी छोटे से रेंज में है, तो अगर इस रेंज का फ़ायदा उठाना है तो आप क्या सलाह देंगी गोल्ड में? विश्व मोहन जी, ये गोल्ड को हमेशा बेनिफिट ऑफ डाउट्स मिला है, लेकिन इस बार ये मिल नहीं रहा है। जीडीपी रिवीजन हुआ डाउनग्रेड, यहाँ पे एक अपसाइड आना चाहिए था, लेकिन कमोडिटी में बहुत ज्यादा मूव नहीं है। एक रेंज को पकड़ के चलना होगा। अगर एमसीएक्स की बात करूं 51,124 ये एक लेवल है, टेक्निकल लेवल। अगर इससे ऊपर की क्लोजिंग होती है तो ही मुझे लग रहा है कि फर्दर 200-300 का हम अपसाइड देखेंगे, नहीं तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पे मार्केट नीचे की तरफ आ सकती है। और जो यहाँ पे मेजर जो मूवमेंट आ रही है वो इंटरेस्ट रेट पॉलिसीज वगैरह की तरफ से यहाँ पे आ रही है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ा सा सेलिंग साइड में बने रहे। 51,800 के 50,800 के करीब अगर यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिखता है तो ही यहाँ पे सेल करें। नीचे की तरफ मुझे लग रहा है कि प्राइसेस एक बार 50,532 की तरफ जा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे रेंज को टेक्निकली यहाँ पे प्ले करना होगा। रेदर विश्व मोहन जी, मुझे ये लग रहा है कि सिल्वर में थोड़ी सी क्लैरिटी यहाँ पे ज्यादा है तो उसमें ट्रेड करें। 62,000 के लेवल्स आते हैं, वहां पे सेलिंग करें। 61,500 का टारगेट रखें। स्टॉप लॉस इसके लिए प्लेस करना होगा 62,250 का। चांदी ज़्यादा बेहतर बैठ रही, तो चांदी आपकी क्या सेल कॉल है वंदना जी? जी विश्व मोहन जी, ये सेल कॉल है। यानी चांदी भी 62,000 पे आप बेच सकते हैं, 61,500। लेकिन मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए चांदी पे काफ़ी बुलिश है। कल कई सारे एक्सपर्ट से बात हो रही थी, उनको लगता है कि 60,000 बहुत ही कंफर्टेबल लेवल है। किशोर सर, आपको भी लगता है कि 60,000 अगर किसी का मीडियम टर्म से लॉन्ग टर्म अगर इस साल के अंत तक का उनका व्यू है तो अच्छी तेजी दिख सकती है? कई सारे जानकार कल 70 से 75,000 के टारगेट दे रहे थे चांदी में। आपको भी लगता है कि इस साल के अंत तक चांदी 70-75,000 तक जा सकती है? बिल्कुल जा सकते हैं उस्मान। आई थिंक सी ओवरऑल काफी हद तक जो सिल्वर का जो तेजी का जो माहौल है, नंबर 1 इज दैट कि बेस मेटल्स जो ऑल टाइम हाइस पे चल रहे हैं, काफी मेटल्स 2 गुने 3 गुने भी हो चुका है, तो उसका इफेक्ट सिल्वर में ज्यादा मिला नहीं है। बिकॉज जो सिल्वर प्रोड्यूसर्स है वो बेस मेटल से काफी कंफर्टेबल है राइट नाउ, तो सिल्वर का मेटल का जो मार्केट में डंपिंग नहीं होगा, तो दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट फंडामेंटल। सेकंड इज रिन्यूएबल एनर्जी का जो डिमांड है, आई थिंक वो एक प्रोबेबिलिटी है। तो आई थिंक मे बी हम लोग तो थोड़ा सा ज्यादा ही तेजी है इसमें। आई थिंक 85-88,000 तक भी हम लोग एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। दैट इज मीडियम टर्म। हम लोग आई थिंक दो क्वार्टर से हम लोग ये टारगेट मेंटेन करते चल रहे हैं। तो गोल्ड हालांकि रेंज बाउंड रहेगा एंड सिल्वर तेजी रहेगा। सो वन इज द अंडरलाइंग रुपी डॉलर का भी आपको फायदा मिल सकता है यहाँ पे, एंड फंडामेंटली सिल्वर स्ट्रांग है। तो मेरे हिसाब से मीडियम टू लॉन्ग टर्म इज वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेड्स अभी। अगर प्रेशियस मेटल्स में करना है तो सिल्वर बेहतर रहेगा। अगर आपका ब्रॉडर व्यू है, थोड़ा नज़रिया का लंबा है, तो चांदी ज़्यादा बेहतर बेट है। 60,000 के आसपास कल भी कई सारे एक्सपर्ट बता रहे थे, और 70 से 85,000 तक के टारगेट अलग अलग एक्सपर्ट दे रहे हैं। जो ग्रीन एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल वगैरह से जिस तरह की डिमांड आएगी धीरे धीरे, उससे यहाँ पर चांदी को फ़ायदा होगा। अब चलिए अब मेटल की बात कर लेते हैं। हालांकि मेटल से उम्मीद थी कि चाइना के रीओपन होने के बाद यहाँ पर धीरे धीरे डिमांड बढ़ेगी, लेकिन वो फ़ायदा नहीं हो रहा है। अभी भी अनिश्चितता का माहौल है। धर्मेश जी, क्या लग रहा है मेटल में अब? देखिए, मेटल में जो स्पाइक देखने मिला था, स्पेशली अगर आप कॉपर की बात करें तो ये कंप्लीटली लॉकडाउन ओपन के कारण हुआ है। बट अगर अभी फिर से मार्केट फिज हो रहा है, क्योंकि इतनी ऊपरी स्तरों पर जहाँ मार्केट लेने वाला, स्पेशली इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ रही है, तो मेरे हिसाब से जो ओवरऑल जो वर्ल्ड इकोनॉमी है वो थोड़ी सी स्थिर हो जाएगी या थोड़ी स्लो हो जाएगी, क्योंकि काफी रफ्तार से बढ़ रही थी।
तो अगर आप देखिए जो बेस मेटल, सारे बेस मेटल जो भी कहलाते हो आप, जो टॉप बेस मेटल से आज की तारीख में ऑलमोस्ट 10 साल के हाई पर या कोई लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड हो रहा है। तो इस लेवल पे आपको लग रहा है कि मार्केट में फंडामेंटली बाइंग आएगी? मुझे नहीं लग रहा, ना ही मुझे काफी हमारे हाउस भी को लग रहा है। हमें लग रहा है कि ये लेवल से मार्केट में आपको थोड़ी स्लो डाउन देखने मिल सकती है। उछाले पे आप बिकवाली करके चल सकते हो। काफी अच्छा लेवल है कॉपर में, स्पेशली 700, ऑलमोस्ट 800 के स्तर आ चुके हैं फिर से बिकवाली करने के। अगर आप देखिए 2 महीने पहले ये 820 के लेवल थे, उसके बाद में सीधा 740 हो गए। फिर से मार्केट में एक पुल बैक रैली देखने मिली है। ये कंप्लीटली एक बुल ट्रैप है चार्ट के हिसाब से, और फंडामेंटली भी मुझे नहीं लगता कि मार्केट ये लेवल पे सस्टेन होगा। मेरी रिकमेंडेशन क्लियर रहेगी, आप यहाँ पे बिकवाली करके चल सकते हैं। आप पोजिशनल व्यू देखिए, 800 का स्तर काफी अच्छा स्तर है। 810 का स्टॉप लॉस रखिए। डाउन साइड आपको 770 टू 760 के स्तर, ऑलमोस्ट 750 भी आ सकते हैं आने वाले समय में। तो मेरे क्लियर कट इंडिकेशन है कि आप यहाँ पे बिकवाली करके चल सकते हैं। सेकंड मेरी कमोडिटी रहेगी जिंक में। अगर आप देखिए जिंक का दायरा भी ऑलमोस्ट 365 से लेके 320 का स्तर है। मार्केट अभी ऑलमोस्ट 330 के इर्द गिर्द सस्टेन हो रहा है। तो मेरे हिसाब से आप जिंक में भी बिकवाली करके चल सकते हो। ये काफी सुस्त ट्रेड करता है, दायरा काफी इसमें नियमित है। तो मेरे हिसाब से आप यहाँ पे छोटी अवधि या छोटे ट्रेड्स के लिए आप बिकवाली करके चल सकते हो। शॉर्ट टर्म टारगेट इसका 320 का रहेगा। पोजिशनली फिर से ये 310 315 के स्तर आपको दिखा सकता है। तो मेरी 2 हॉट कमोडिटी रहेगी, पहली रहेगी कॉपर बिकवाली, सेकंड रहेगी मेरी निकल बिकवाली। ओके, या जिंक बिकवाली सर? जिंक बिकवाली। ओके, कॉपर और जिंक दो इनकी सेल कॉल है। किशोर सर, आप क्या बेचना पसंद करेंगे? आपको लग रहा है कि अभी तेजी बाकी है, कुछ रिकवरी आ सकती है मेटल में? नहीं, मैं तो ज्यादा बेचने का मोड में तो नहीं हूँ। आई थिंक बेचना ही है तो थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म में एल्यूमिनियम बिकवाली कर सकते हैं। 230 टू 230 के आसपास टारगेट्स आ सकते हैं। बट आई थिंक कॉपर में है ना, 2 चीज एक हाईलाइट कर सकते हैं। चाइना रीओपन हो रहे हैं, तो थोड़ा बहुत इन्वेंट्री रीशफलिंग होगा, नंबर 1। नंबर 2, एलएमई वेयरहाउस इन्वेंट्री से अगर देखेंगे तो 2014 के बाद लोएस्ट स्तर पे आ गया है, और तो मतलब करीब करीब आपको 8 साल का लोएस्ट स्तर पे है। सो डिमांड स्लो डाउन डेफिनेटली है, बट देयर इज अ रिफर्बिशमेंट ऑफ इन्वेंट्रीज, डिमांड एक रहेगा। एंड वीकर डॉलर, सॉरी स्ट्रॉन्गर डॉलर की वजह से जो इमर्जिंग मार्केट जो डिमांड है वो थोड़ा सा खराब रहेगा, बिकॉज एक्सपेंसिव हो जाएगा मेटल। बट मेरे हिसाब से आई थिंक इसमें थोड़ा स्टीम और बाकी है। इंट्राडे आई थिंक 797 798 के लिए इसमें खरीदारी करके चल सकता है। बट आई थिंक आउटराइट बिकवाली करना नहीं चाहिए। प्रॉब्ली 810 820 में मैं थोड़ा कंफर्टेबल रहूंगा इसमें बिकवाली करने के। धर्मेश जी भी यही कह रहे थे कि आप 800 के ऊपर ही जाने पर बेचने की वो भी सलाह दे रहे थे। वरना जी, आपकी टॉपिक क्या है मेटल में? विश्वमोहन जी, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पे रहेगा कॉपर और में। और एक रीजन यहाँ पे अलग है आया, जिस पर देखने को मिला है, टाइट सप्लाई सिचुएशन है, और यहाँ पे होर्डिंग्स यहाँ पे बहुत ज्यादा हैं। और कह सकते हैं कि सप्लाई साइड स्मूथ नहीं है, लेकिन सप्लाई अवेलेबल है यहाँ पे। बाहर एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है। चाइना ने अभी एक्सपोर्ट करना थोड़ा सा यहाँ पे हॉल्ट करा है। तो मेरे ख्याल से उसका एक इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से हम ज्यादा डाउन साइड आता हुआ ना देखें यहाँ पे बेस मेटल में। लेकिन फिलहाल मुझे आज के लिए लग रहा है कि कॉपर में हो सकता है कि 793 के करीब एक सेलिंग इनिशिएट हो, और वहां से एक प्रेशर आता हुआ देखिए। 786 का टारगेट रहेगा, स्टॉप लॉस होगा 797 का। दूसरी कमोडिटी यहाँ पे जिंक है। जिंक पे कल हम लोगों ने एक थोड़ा सा डिफाइनिंग मूव आता हुआ देखा था लोअर साइड का। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा प्रेशर और बढ़ सकता है। 327 पे यहाँ पे इनिशिएट करना चाहिए सेलिंग कॉल को, और टारगेट होगा 322 का। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा सकते हैं 329 का। एग्री मार्केट की बात कर रहे थे। मॉनसून की चाल काफ़ी सुस्त होती दिख रही है। पहले एक हफ्ते में 37% कम बारिश हुई है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ महेश पलावत साहब हैं स्काईमेट से। सर, क्या लग रहा है, मॉनसून की चाल कब से तेज होगी? क्या अनुमान है आपका? देखिए विश्वमोहन जी, अभी जो मानसून आपने देखा होगा कि जो केरल में जब समय से पहले आया, कर्नाटक में समय से पहले आया, नॉर्थ ईस्ट में भी समय से पहले आया। केवल नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बहुत अच्छी बारिश हो रही है, प्री मानसून भी बहुत अच्छा हुआ था। लेकिन केरल में जो झमाझम बारिश हुआ करती थी जो मानसून के आगमन पर, वो नहीं दिखाई दे रही। कर्नाटका और केरल दोनों डेफिशिएंट हैं काफी ज्यादा, और आगे भी कम से कम 1 सप्ताह तक हमें उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है कि मानसून पिकअप करेगा। हालांकि मानसून आगे बढ़ेगा। जैसे आज थोड़ा सा तमिलनाडु और साउथ कर्नाटका में थोड़ा बढ़ा है, तो अब ये 2-4 दिनों में हो सकता है कि कर्नाटका के कई भागों को और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ भागों को कवर कर जाए। महाराष्ट्र में भी ये पहुंच सकता है। और लेकिन जो बारिश है वो कमजोर ही बनी रहेगी मानसून के आगे बढ़ने के बावजूद। लेकिन जो पूर्वी भारत है वहां पर भी मानसून आगे बढ़ेगा।
तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि 15 जून के बाद से, यानी 16 या 17 जून से पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, महाराष्ट्र, इन इलाकों में बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी और मानसून की जो चाल है वो 15 या 16 जून के बाद से ही तेज होने वाली है। जी, 15 से 16 जून के बाद मानसून की रफ्तार तेज होने की उम्मीद लगा रहे हैं। शुक्रिया सर, महेश सर। वक्त कम है, ज़्यादा बात आज नहीं हो पाई, फिर अगले हफ्ते आपसे वापस से बात करेंगे। वंदना जी, एग्री की अगर चाल देखें तो ग्वार में अच्छी तेजी दिख रही है, क्योंकि मानसून की चाल धीमी है, उसका सीधा फायदा यहाँ पर मिल रहा है ग्वार को। क्या लग रहा है, ग्वार सीड या ग्वार गम क्या खरीदें आज? विश्वमोहन जी, यहाँ पे क्लैरिटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू मेटल्स एंड एनर्जी, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे सीधा सीधा इम्पैक्ट है, पॉजिटिव है, बाइंग करके चलना चाहिए। ग्वार सीड को इनफैक्ट बाइंग करना चाहिए 5800 पे, 6000 का यहाँ पे एक टारगेट रखना होगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 5700 का। काफी दर्शकों के फोन भी आते हैं, 2850 के आसपास अभी आज ट्रेड कर रहा है, क्या मौका बन रहा है? 3000 की उम्मीद लग रही है क्या कॉटन केक में? इसलिए कि कल केडिया जी और एक और एक्सपर्ट मॉर्निंग में भी 3000 के आसपास का टारगेट दे रहे थे, 3000 के 50 के आसपास जाता हुआ दिख रहा है। आपको क्या लगता है कॉटन केक कहां तक जा सकता है? विश्वमोहन जी, मैं एग्री करती हूँ, मेरा सेम व्यू यहाँ पे है। 2855 ये एक लेवल रहेगा जहाँ पे बाइंग करनी चाहिए, 3000 का टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे हम 2800 का लगा के चल सकते हैं और मुझे लग रहा है कि कॉटन काउंटर में बहुत यहाँ पे बिकवाली आई है, एक रीबाउंड यहाँ से बनता है। साले की अगर चाल देखें तो काफ़ी सुस्ती यहाँ पर दिख रही, चाहे वो जीरा हो, टर्मरिक हो, बहुत ही रेंज में कारोबार कर रहा है पिछले कुछ दिनों से, या कहे कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है इन लेवल्स पे। क्या यहाँ पर कहीं एक्शन दिख रहा है और कुछ खरीदारी या बिकवाली बन रही है? एक कॉमन ट्रेंड है यहाँ पे, जीरा हो, धनिया हो या टर्मरिक हो, लोअर साइड से कंसोलिडेशन फेज में है और एक अपसाइड यहाँ पे उम्मीद है कि तीनों ही मसालों में आएगी, लेकिन यहाँ पे मैं जीरा को प्रेफर करूंगी। 21,300 पे बाइंग करना चाहिए, इसके ऊपर ही यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। 21,500 का टारगेट रखना होगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा के चलेंगे 21,200 का। और मुझे लग रहा है कि ग्रेजुअली तीनों मसालों में यहाँ पे प्राइसेस जो है वो थोड़े से अप्रिशिएट हो सकते हैं। शुक्रिया वंदना जी आपका, किशोर सर आपका, धर्मेश जी आपका। आप लोगों ने वक्त निकाला और बेहतरीन आउटलुक समझाया और बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी दिए। तो मुनाफे की मंडी में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक